Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 10th class subject science chapter 14 source of energy. Continue. Our topic is conventional sources of energy. Article 14.2 conventional sources of energy यानी कि परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के जो संसाधन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फोजल फ्यूल्स, अगर हम बात करें फ्यूल्स, जितना भी जो फोजल फ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको हम बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, इसके अंदर आते हैं फोजल फ्यूल के अंदर। तो देखिए, इन एंशेंट टाइम्स वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो जो मुख्य रूप से हीट का यानी कि गर्माई का यानी कि जो ऊर्जा का स्रोत था वो क्या था? लकड़ी था। दी एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर्स एंड वाइंड आल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटी में बहते हुए पानी और बहती हुई हवा का यूज भी किया जाता था। कैन यू थिंक ऑफ सम दीज यूजेज, क्या तुम इनके कुछ यूजेज के बारे में सोच सकते हो? द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द कोल्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस पॉसिबल्स। देखिए भाई, अगर हम बात करें कोयला की, कोयले के जो सोर्स है एनर्जी के रूप, मुख्य रूप से जो सोर्स है एनर्जी का, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का जो विस्तार हुआ है इस लेवल पे, इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियों का या फिर बिजली का, तो उसका मुख्य सोर्स क्या है एनर्जी का? वो क्या है? कोयला है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी ये चाहते हैं भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो लाइफ का जो जीने का जो तरीका है वो सबका अच्छा हो। पूरी दुनिया ऐसा ही चाहती है। इट हैज़ आल्सो काज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रमेंडस रेट्स। तो सभी चाहते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा रेट से जो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की जो ग्रोथ है वो होनी चाहिए। एनर्जी की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ की लाइफ बेहतर होगी। द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वाज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम्स। जो एनर्जी की जो डिमांड है मुख्य रूप से वो पूरी जो हो रही है फ्यूजल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के द्वारा हो रही है। आवर टेक्नोलॉजीज वर आल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्स। हमारी टेक्नोलॉजी भी जो डेवलप हो रही हैं वो भी एनर्जी के रूप में इन्हीं सोर्स का यूज़ करती है। बट दीज फ्यूजल्स फॉर फॉर्म्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो देखिए भाई, इस फॉसिल फ्यूल्स को लाखों साल जो है दोबारा से बढ़ने में लग जाते हैं। एंड दियर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व, और इनके जो संसाधन हैं, जो स्टोरेज हैं वो भी लिमिटेड हैं। दीज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि जो दोबारा से एक बार ख़त्म हो गए तो इतनी जल्दी से बनते नहीं हैं, नॉन रिन्यूएबल्स हैं। अगर एक बार ख़त्म तो दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सो वी नीड टू कंजर्व देम, इसलिए हमें इनको बचा के रखना चाहिए। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज और सच दैट अलार्मिंग रेट्स, अगर हम इस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनका यूज़ करते रहे, वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी और एनर्जी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड, तो इसलिए हमें इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट सोर्स एनर्जी का ढूंढना पड़ेगा। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, उसके बावजूद भी हम ज़्यादातर अभी भी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से ही पूरी होती है। जैसे फिगर में एक ग्राफ दिखा रखा है, उस ग्राफ के पाई चार्ट देखिए दिखा रखा है, ये बता रखा है भी कौन सी एनर्जी का कितना हिस्सा है
देख लीजिए, अगर हम देखें जो रेड कलर है ये सारा कोयला से पूरा हो रहा है। कोयला, इतनी एनर्जी का पोर्शन जो है किसे हो रहा है, कोयले से। ग्रीन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोल और एलपीजी या सीएनजी या ग्रीन है ये। हाइड्रो है तो हाइड्रो मतलब कि वाटर से जो एनर्जी ले रहे हैं हम, वो ये है। और न्यूक्लियर एनर्जी है तो वो है सिर्फ ये नीले वाली है जो एटॉमिक एनर्जी है, यानी कि वाइंड एनर्जी, वायु से जो ये बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी ले रहे हैं हम। तो ये हमें पता चल गया होगा यहाँ से कि कोयले और पेट्रोलियम ही मुख्य रूप से एनर्जी का सोर्स हमारे पास है। तो देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेज, और इसके जलाने से और भी डिसएडवांटेज हैं। वो क्या क्या हैं, देखिए, वी लर्न इन क्लास नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द एयर पोल्यूशन के बारे में। काज बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट, कोयला या फिर हम पेट्रोलियम, डीजल या पेट्रोल को हम जलाते हैं तो उससे हम बहुत ज़्यादा जहरीली गैस यानी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। द ऑक्साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर दैट आर रिलीज इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे। दीज लीड टू एसिडिक रेन, जब ये वर्षा होती है तो वर्षा के साथ मिलकर ये क्या बना देते हैं, एसिडिक रेन। विच इफेक्ट आवर वाटर एंड सोयल, जिससे हमारा पानी भी दूषित हो जाता है और मिट्टी भी, और मिट्टी दूषित होगी तो हमारी यानी खेती बाड़ी पे भी इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इन एडिशन टू प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशंस, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है और इसीलिए वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाता है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है इसी के कारण। तो देखिए, थिंकिंग इट ओवर, इसके बारे में थिंकिंग, हाउ वुड यू लाइफ चेंज इफ़ वी कुड नॉट लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर हमें लंबे समय तक बिजली की सप्लाई ना मिले तो हमारी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा। तुम खुद सोच सकते हो कि बिजली के बगैर हमारा काम नहीं चलता आज के दिन में। द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल्स इन कंट्री इज वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, हर एक घर में या हर एक व्यक्ति के पास जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, किस देश में कितनी ज़्यादा पहुंचती है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ये इस चीज़ का मेजर है कि उस देश की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, मतलब कि डेवलप कितना ज़्यादा है वो देश। जहाँ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है तो उतना ज़्यादा वो डेवलप है। तब पोल्यूशन काज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी somewhat reduced by increasing the efficiency of a combustion process and using the various techniques to reduce the escapes of the harmful gases and acids into the surroundings। देखिए, कुछ हद तक हम इसे कम कर सकते हैं, यानी कि इसके पोल्यूशन को इस तरीके से इनको यूज़ किया जाए ताकि पोल्यूशन कम हो, हार्मफुल गैसें ताकि कम हों और आसपास के एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव कम डालें, ऐसे हमें इनको यूज़ करना चाहिए। Besides being used directly for various purposes in गैस स्टोव एंड व्हीकल्स, देखिए हम जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को जहाँ पे ज़रूरत है उसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए और सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। डू यू नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर फ्यूल्स यूज फॉर दी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेजर सोर्स फॉसिल फ्यूल्स ही है, मतलब कोयला ही है। हमारे देश में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले का ही यूज़ होता है। Let us produce some of the electricity at our one small plant in class and go into producing our favorite form of energy। देखिए, और भी बहुत सारी ऐसी एनर्जियाँ हैं लेकिन वो समाल हैं, जैसे हम वाइंड एनर्जी की बात करें, वाटर एनर्जी की बात करें, लेकिन वो समाल है। तो इस तरह से इसके बाद हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ही छोटा सा मॉडल एक्टिविटी के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, टेक ए टेबल टेनिस बॉल, एक टेबल टेनिस बॉल ले लीजिए, 3 स्लिट इनटू, उसमें 3 कट लगा दीजिए। पुट सेमी सर्कल, आधे कटे हुए फाइन कट मेटल सीट, किसी भी धातु की सीट, उसके अंदर स्लिट बना दीजिए। पिवोट द टेनिस बॉल ऑन एक्सल थ्रू द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट मेटल वायर, कोई भी तार लेके किसी भी धातु का उसके बीच में से बाल के इस तरह से रखें ताकि वो बाल आसानी से उसके चारों तरफ घूम सके। रिजिड सपोर्ट इंश्योर दैट द टेनिस बॉल रोटेट फ्रीली अबाउट द एक्सियल, ये चीज़ें लेके इस तरह का देखिए हम मॉडल तैयार करेंगे। नाउ कनेक्ट द साइकिल, देखिए ये बॉल हमने ले रखी है भाई, देखिए ये हमारा मॉडल्स है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तुम खुद भी तैयार कर सकते हो घर पे। ये बॉल ले रखी है टेनिस बॉल, इसके बीच में ये वायर है जिसके चारों तरफ ये घूम सकती है, इसमें से कट लगाए हुए हैं 3 और जिनमें ये धातु के पंख इसके ब्लेड बनाए हुए हैं।
ये प्रेशर कुकर है, सीटी निकाल के यहाँ पे वायर मतलब कि सॉरी पाइप डाली हुई है जिसमें से गैस निकल रही है, मतलब कि भाप बन के निकल रही है ये स्टीम। ये डायनेमो बैटरी लगाई हुई है और ये बल्ब लगाया हुआ है भाई। होता क्या है, यहाँ से जो भाप निकलती है प्रेशर में होती है और वो इसको मूव करवाती है बेनिस बाल को। जैसे ही ये मूव करती है इसके साथ डायनेमो जोड़ी हुई है, और डायनेमो क्या करती है भाई, ये जो मूव करके ये जो एनर्जी है इसकी, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देती है और बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है भाई। इस तरह से ये मॉडल था भाई। कनेक्ट द साइकिल डायनेमो, ये डायनेमो जोड़ रखी है इसके साथ। कनेक्ट द बल्ब इन सीरीज, सीरीज में बल्ब जोड़ दिया। डायरेक्ट जेट वाटर, ये वाटर या स्टीम का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर आगे पड़ेगा और इसको घुमा देगा और ये घूमेगा तो इससे जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उससे डायनेमो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए दिस इज आवर टरबाइन, ये टरबाइन तैयार हो गया भाई। ये वाला देखिए जो बिजली प्रोड्यूस करेगा। टरबाइन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिंपल टर्बाइंस हैव वन मूविंग पार्ट, एक मूविंग पार्ट था, रोटोर ब्लेड असेंबल, जैसे हमने बाल बनाई थी जो मूव करता है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड, इसके ऊपर जो फ्लूइड है वो प्रेशर के रूप में, पानी के या स्टीम के रूप में, भाप के रूप में जो आएगा। इम्पार्ट एनर्जी टू रोटोर, रोटोर मतलब उसको मूव करवाता है उस बॉल को जो हमने डाली थी अभी। दस वी सी दैट बेसिकली नीड टू मूव द फैन द रोटोर ब्लेड विद स्पीड विच वुड टर्न द सॉकेट ऑफ द डायनेमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है डायनेमो को मूव करके क्या कर देगी, डायनेमो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम नेसेसिटी इज टुडेज सेकेंडरी। देखिए सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की आज के दिन पे यूज़ करने में ज़रूरत पड़ रही है। द वेरियस वे इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, लेकिन ये रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। वी विल सी हाउ वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू रन टू टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और कई तरह के सोर्स हैं एनर्जी के जो टर्बाइंस को मूव करके अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे हम जो कर रहे हैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की बात करें। जब हमने मॉडल बनाया था थर्मल पावर प्लांट में भी इसी तरह से होता है, लेकिन बड़े लेवल पे होता है। देखिए उसी की हम बात स्टार्टिंग में कर रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स आर बर्नड एवरी डे, बहुत बड़ी मात्रा में कोयला या पेट्रोल जो जलाया जाता है इन दी पावर स्टेशन, जो पावर मतलब कि बिजली घर मतलब जो बिजली बनाते हैं थर्मल पावर स्टेशन होता है जो स्टेशन टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, क्योंकि पानी को गर्म किया जाता है और उससे क्या बनती है, भाप बनती है। विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और टर्बाइन को मूव करवाती है और वो फिर टर्बाइन मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट दैन द ट्रांसमिटिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। देखिए भाई जहाँ पर अगर नज़दीक में कोयला और पेट्रोलियम की सुविधा है तो वहीं पर ज़्यादातर थर्मल प्लांट लगाए जाते हैं, या फिर जहाँ पे फैसिलिटी इनको पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा कोयला और पेट्रोल की ज़रूरत, कोयले की मुख्य रूप से ज़रूरत रहती है, तो वहीं पे थर्मल प्लांट ज़्यादातर लगाए जाते हैं। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर द कोल ऑयल फील्ड। द टर्म थर्मल्स पावर प्लांट इज यूज सिंस दिस फ्यूल बर्नट टू प्रोड्यूस हीट, क्योंकि इसका थर्मल पावर प्लांट इसका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि थर्मल का मतलब क्या होता है गर्माई, और वो किसके द्वारा, कोयले के द्वारा इसको गर्म करके स्टीम पैदा करी जाती है, इसलिए इसका नाम थर्मल पावर प्लांट बोला गया है। विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो हीट जो एनर्जी किसमें बदल दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो इसका अगला है हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो की बात अगर हम करें तो वाटर की बात यहाँ पे हो रही है। पावर प्लांट मतलब पानी के द्वारा पावर प्लांट जो मतलब कि पावर बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। अनदर ट्रेडिशनल मुख्य रूप से दूसरा जो सोर्स हाई एनर्जी व द काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट। बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी, या फिर रोके हुए ऊंचाई पे पानी को रोक लिया जाए उसकी पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा हम क्या चीज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो किसके अंदर होता है भाई, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर होता है। मतलब कि जो डैम होते हैं जैसे हमारे आसपास यहाँ पे पंजाब में सतलुज नदी पे भाखड़ा डैम है जहाँ से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है,
तो देखिए फिर उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो ऊंचाई पे पानी इकट्ठा करके रखा जाता है और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है, तो क्योंकि मूव करते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को पहले पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है। वो पोटेंशियल जब ऊपर से गिराई जाती है टरबाइन पे, तो वो क्या हो जाती है भाई, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, और जिससे अब टरबाइन मूव करेगा, और मूव करते हुए टरबाइन के माध्यम से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसे चेंज कर दिया जाएगा। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटर फॉल्स विच कुड यूज टू सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स होगा ये पानी जो ऊंचाई पे रखा जाएगा एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द डैम्स। ये कहाँ होता है भाई, डैम, यानी कि बांध बनाए जाते हैं इसके लिए। इन द लास्ट सेंचुरी, अगर हम पिछली शताब्दी की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ डैम वर बिल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत काफ़ी मात्रा में बांध बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं पूरी दुनिया में। एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर में दिखाया गया, अभी दिखाएंगे अब हमें। एक क्वार्टर ऑफ द, आप पिछले फिगर की बात है ये, क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया मेट बाय द हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब कि 1/4 हिस्सा इंडिया में जो पावर, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, देखिए ये दिखा रखा था, मैं दिखा रखा जो हाइड्रो वाला, मतलब लगभग चौथा हिस्सा जो ये हिस्सा जो है, लगभग चौथा हिस्सा जो है ये पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है हाइड्रो के द्वारा, हाइड्रो पावर प्लांट, वो हमारे देश में होता है। मतलब कि बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं इसको भी। देखिए ये पढ़ लिया हमने, इसके बाद देखिए आगे क्या है। तो इसका ये दिखा रखा भी, पहले ये दिखा देता हूँ मैं डायग्राम ही, किस तरह से डैम होते हैं। देखिए स्लाइस गेट्स, ये इसके जैसे पानी को रोकने के लिए कपाट होते हैं इसके। रिजर्व, ये पानी स्टोर करके रखा जाता है। जलाशय जो है, मतलब कि बड़े लेवल पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, और ये कपाट खोल दी जाती है यहाँ से पाइपों के द्वारा। नीचे इसी के लेवल पे ये पूरे झील वगैरह या फिर बड़े लेवल पे जलाशय बनाया जाता है, जिसकी काफ़ी गहराई भी होती है और काफ़ी लेवल पे इसमें पानी होता है। निचले लेवल पे यहाँ पे, इधर नीचे यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है, और ऊपर से पानी जो यहाँ पे ये स्टोर कर लिया, पानी मूव करता पानी स्टोर कर लिया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, और इस ऊंचाई से नीचे गिराया गया, तो वापस फिर ये किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और जिसे काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन को क्या कराएगी, मूव करवाएगी, और ये टरबाइन यहाँ पे पावर हाउस जनरेटर इसको मूव कर देगा। ये इस मतलब कि एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आगे ये क्या कर दी जाती है, पावर सप्लाई कर दी जाती है। और बचा हुआ जो आगे ये पानी है, ये नहरों में या नदियों में छोड़ दिया जाता है। जैसे अपनी भाखड़ा जो नदी है, मतलब कि नरवाना से जो नहर निकलती है, उसमें भी ये भाखड़ा डैम से ही आती है। तो ये डैम से होकर पानी वापस आगे फिर खेती बाड़ी के लिए छोड़ दिया जाता है अभी। तो इसका प्रोसेस था, ये देखिए लाइन टू लाइन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी रिवर। नदी के ऊपर काफ़ी ऊंचाई का डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, टू कंस्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि बहते हुए पानी को रोकने के लिए। दियर बाय कलेक्ट वाटर टू लार्ज रिजर्व, काफ़ी मात्रा में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। द वाटर लेवल राइज एंड दिस प्रोसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बहते हुए पानी को यहाँ पे रोक के रखा जाता है, और वो एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इज डैम इज कैरिड थ्रो पाइप, टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। एट द बॉटम ऑफ द डैम, जैसे मैंने अभी बताया था, सिंस द वाटर इन द रिसीवर वुड बी रिफिल ईच टाइम रेन, क्योंकि ये जो पानी है बारिश के द्वारा या बर्फ़ का पानी जो पिघल के नदियों में, पहाड़ों पे, तो वो इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, हाइड्रो पावर जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती, मतलब वर्षा फिर होती रहती है, बर्फ़ फिर पड़ती रहती है, तो रिन्यूएबल सोर्स बोलेंगे इसको। मतलब कि हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से फिर पानी आता रहता है, ख़त्म होने वाला नहीं है। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर गेटिंग यूज अप वे फॉजल फ्यूल्स के तरह में ज़्यादा इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो जाता तो दोबारा फिर प्राप्त नहीं होता, इसको दोबारा प्राप्त हो जाता है ये। तो देखिए अगर हम बात करें, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, लेकिन यहाँ पे भी कुछ समस्याएं हैं।
तो कंस्ट्रक्शन होती है बड़े डैम बनाने की, हैव सर्टन प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आती हैं एसोसिएटेड विद इट। कुछ देखिए, द डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेस। कुछ हर जगह डैम नहीं बनाया जा सकता, कुछ ही जगह बनाया जा सकता, जहाँ पे नदियाँ हैं या फिर पहाड़ों पे जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है वहीं पे डैम बनेगा। जहाँ पे नदियाँ ही नहीं है, पानी ही नहीं है, वहाँ पे ऐसे डैम नहीं बन सकते। प्रेफरेबली इन हिली ट्रेन से बनता है। लार्ज एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स एंड ह्यूमन्स हैबिटेशंस आर टू बी सेक्रीफाइस दी गेट सबमर्ज। देखिए भाई, इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी मात्रा में खेती की जो खेती करने योग्य भूमि है वो भी मतलब कि डैम के अंदर आ जाती है। मनुष्य का जो रहने का या जो जगह होती है सब इसके अंदर आ जाता है, और उनको काफ़ी सेक्रीफाई करना पड़ता है, इसके लिए काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखिए, लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉय, और आसपास का इकोसिस्टम भी इससे डिस्टर्ब होता है। सबमर्ज्ड अंडर से देखिए अंडर वाटर इन डैम्स, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर पानी के अंदर कई बार आ जाती हैं। कई बार आसपास की खेती या फिर घर पानी के अंदर भी बह जाते हैं अगर ज़्यादा पानी या बाढ़ आती है तो द वेजिटेशन विच सबमर्ज रूट्स अंडर अनएरोबिक कंडीशन गिव राइज टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच आल्सो ग्रीन हाउस गैस। जो पेड़ पौधे या वेजिटेशन इसके अंदर डूब जाते हैं, इसके अंदर बह जाते हैं, उनको वायु वगैरह नहीं मिल पाती और वो बिना वायु के बाहर के तो सड़ जाते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, मीथेन गैस काफ़ी मात्रा में बन जाती है। और मीथेन गैस भी क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, जिसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, आसपास भी मतलब कि नुकसान होता है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिटेशन से डिस्प्लेस्ड पीपल्स। एक और समस्या होती है भाई, जब बांध बनाया जाता है तो लोगों को वहाँ से जगह खाली करवाई जाती है, दूसरी जगह उनको भेजा जाता है, तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, दूसरी जगह अपने आप को रिबिलिटेशन नहीं कर पाते, उन एडजस्ट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या हुई थी, देखिए अगर हम बात करें ओपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं, खासकर जब तेहरी डैम जो बना था रिवर गंगा पे, गंगा नदी में, या फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो रिवर था नर्मदा के ऊपर बनाया था गुजरात में, तो उनका लोगों ने विरोध किया था। इसीलिए किया था क्योंकि उनके साइड इफेक्ट थे, उनके मतलब के खुद के घर चले गए थे, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन थी वो इसमें चली गई थी, तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो यहाँ तक समझने की कोशिश करें, फिर भी समझ ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।